कश्मीर में जिस तरीके से नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के आने के बाद जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं। डेवलपमेंट के काम जो होने चाहिए वो ग्रास रूट पर पहुंच रहे हैं, वहां पर जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से काम वहां पे किए जाए। और बैक टू विलेज 3 का जो प्रोग्राम है वो भी तैयार हो गया है और 2 अक्टूबर से उसका आगाज हो जाएगा। आज यहाँ पर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, अनिल शर्मा जी। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से ये एक्सपेक्ट रखते हैं कि आने वाले दिनों में जो बैक टू विलेज 3 में काम होंगे और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका मेन मुद्दा क्या है। अनिल जी, आप बताइए, जिस तरीके से बैक टू विलेज 3 का जो प्रोग्राम बनाया गया है, पहले भी 2 बार आपने देखा है जिस तरीके का आप ही की तरफ से कहा गया है कि बैक टू विलेज फर्स्ट और बैक टू विलेज सेकंड जो है वो एक फ्लॉप शो रहा है, तो बैक टू विलेज थर्ड से क्या है? देखिए जी, आपने खुद ही बोल दिया कि बैक टू विलेज फर्स्ट और बैक टू विलेज जम्मू कश्मीर के अंदर फ्लॉप शो जो है वो साबित हुआ है। लेकिन ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पे जो है वो जोर दे रही है कि बैक टू विलेज एक फेज के लिए फर्स्ट के लिए 25 लाख रुपया जो है वो सरकार दे, बैक टू विलेज सेकंड के लिए भी 25 लाख रुपया दे और बैक टू विलेज थर्ड के लिए भी 25 लाख रुपया दे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप बैक टू विलेज प्रोग्राम करवा रहे हो, इसका ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस वेलकम करती है, स्वागत करती है। लेकिन सिर्फ स्वागत करने से और बैक टू विलेज प्रोग्राम करने से लोगों का भला नहीं होगा। लोगों को फायदा तभी मिल सकता है कि आप जो है सरकार जो है बैक टू विलेज कर रही है, ऑफिसरों को बुला रही है और सिर्फ टीएडीए करने के लिए। और अगर मैं इसको दूसरा नाम दूं तो ये सिर्फ टीएडीए प्रोग्राम तो नहीं हो जाएगा। बैक टू विलेज के बजाय जो टीएडीए ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी का टीएडीए प्रोग्राम निकलेगा। तो इसलिए इसको टीएडीए का प्रोग्राम ना बनाते हुए इस प्रोग्राम को लोगों के हित में, लोगों के लिए जो है अगर आपको बनाना है तो वो ये चाहिए सरकार को कि कम से कम सरकार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर एक बैक टू विलेज के लिए 25 लाख रुपया जो है वो दे, एक फेज के लिए। 2 फेज हो चुके हैं, तीसरा फेज अब जो है वो होने वाला है। ये एक फेज के लिए 25 लाख दिया जाए, दूसरे फेज के लिए भी 25 लाख दिया जाए और थर्ड फेज के लिए भी जो होने वाला है उसमें भी 25 लाख दिया जाए, ताकि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो 25 सरपंच है वो अच्छे तरीके से कामकाज जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर कर सके और लोगों की सेवा जो है हकीकत में वो कर सके। देखिए, लोगों के लिए आंसरेबल जो है वो सरपंच साहबान, पंच साहबान हैं। लोग तो हमसे जवाब मांगेंगे। लोग जवाब मांगने के लिए गृह मंत्री जी के पास नहीं जाएंगे। लोग जवाब मांगने के लिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवाल नहीं खड़े करेंगे। लोग जब सवाल खड़े करते हैं तो वो पंचों सरपंचों के ऊपर सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। तो इसलिए आज की डेट में जो एमजी नरेगा स्कीम हमारे पास है उसमें सिर्फ हम कच्चे काम करवा सकते हैं, सीमेंटेड वर्क उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि 60-40 की रेशो जो है उसमें मेंटेन नहीं हो पाती। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के लिए कम से कम 25 लाख रुपया जो है वो एक बैक टू विलेज के लिए जो है वो दिया जाए और उसके साथ साथ जो हमारे सरपंचीज हैं उनको सीडीएफ भी जो है वो मुहैया करवाया जाए। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी शख्स आता है वो कहता है हमारी गली नाली, हमारा ट्रैक्टर रोड, हमारा कोई तालाब, हमारी बौली, या हमारे कोई रोड का, या हमारी कोई डिस्पेंसरी की रिपेयर करनी, स्कूल का कोई कमरा बनाना, हमारे पास कोई पैसा अमाउंट नहीं रहता। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हम लोग जो हैं वो अपील करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि सरपंचों के लिए सीडीएफ जो है वो दिया जाए। जैसे आपने बीडीसी को सीडीएफ दिया, ऐसे ही सरपंचों को भी सीडीएफ दिया जाए। तो मेरा सवाल सर आपसे रहेगा कि क्या जरूरत पड़ रही है सरकार को कि 75 साल की आज़ादी के बाद भी अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पर अभी बिजली का खंभा नहीं है, जहाँ सड़कें नहीं हैं, जहाँ स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, डिस्पेंसरीज नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट इतने सालों तक उनको ये नहीं मालूम है कि जिस गांव में अभी तक ये चीज़ें जो है मिनिमम चीज़ें नहीं है तो वहाँ पर बैक टू विलेज फर्स्ट सेकंड थर्ड अभी तक भी कोई तब्दीली नहीं, तो क्या देखते हैं आप? देखिए, आप कह रहे हैं ना कि बहुत सी पंचायतों के अंदर जो है गलियां नालियां नहीं है। मैं कहता हूं, मैं अपनी पंचायत की एग्जांपल देता हूं। मेरी पंचायत में, खुद की पंचायत में भी कुछ 2, 4, 5, 10 गलियां ऐसी होंगी जो आज भी कच्ची पड़ी हुई हैं।
ऐसे ही तमाम सरपंच साहबान के पंचायतों में भी 10-20 गलियां ऐसी होंगी जो अभी भी कच्ची होंगी, जिनके ऊपर जो है कंक्रीट कभी हुआ ही नहीं, जिसके ऊपर कभी 70 साल से कोई काम हुआ ही नहीं। सरपंच आखिर वो काम करवाए तो करवाए कैसे, क्या ढंग है सरपंच क्या करेगा? खुद गैंती बेलचा लेके कड़ाई लेके तो वहां पे काम करेगा। सरपंच को कुछ अमाउंट दीजिए ना, सरपंच को कुछ सीडीएफ दीजिए, पैसा दीजिए, ताकि सरपंच जो है अपने गांव की गलियां, नालियां, रोडें, ये सारी तमाम चीजें, फैसिलिटी अपने गांव के लोग, जो हमारे हमदर्द लोग हैं, जो हमारे अपने लोग हैं, जिनको जो इस वक्त तकलीफ में हैं, गली की वजह से तकलीफ में है, नाली की वजह से तकलीफ में है, जो रोड की वजह से तकलीफ में है, ऐसे लोगों को हम कुछ ना कुछ डिलीवर कर पाए। तो जो अभी तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से क्या लगता है आपको कि उनकी तरफ से ऐसा रहा कि 25 सरपंच को जो है पावर नहीं किया गया, गरीबों को और गरीब किया जाए, जो ऑलरेडी जो जिनको जो एमएलएज हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो 25 सरपंच हैं उनको पावर मिले, उनके हाथ में पावर चली जाएगी तो एमएलए शायद उसकी वो हैसियत ना रहे, उतना पावरफुल ना रहे जितना उसको माना जाता है। देखिए, ये बात मुझे कहने की जरूरत नहीं है। रंजीत ठाकुर जी, आप पिछले काफी अरसे से जर्नलिज्म में हैं, मैं आपको काफी अरसे से जानता भी हूं, आप भी मुझे काफी अरसे से जानते हैं, और सैकड़ों की तादाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है ठाकुर जी आपने हमारी कवर की हुई है। बिल्कुल यही कारण है, जितने भी सीनियर हमारे नेतागण हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पे टारगेट नहीं कर रहा हूं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो जम्मू कश्मीर के अंदर रही हैं, तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर जितने हमारे लेजिस्लेचर रहे हैं, जितने हमारे पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, जितने हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जितने हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, आज तक पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे मंत्री रहे हैं, ये एक की नीयत भी साफ नहीं है। ये नहीं चाहते कि पंच सरपंच जो है वो मजबूत हो, ये नहीं चाहते कि पंच और सरपंचों को उनका हक जो है वो मिले, ये चाहते हैं कि पंच और सरपंच सिर्फ हमारी दुम पकड़ के रखें। पंच और सरपंच सिर्फ ये काम करे, हम सरपंच को कहें कि सरपंच साहबान हम गाड़ी भेज रहे हैं, हमारे लिए 25-30 बंदे जम्मू ले आना, तो सरपंच साहबान गाड़ी भरते हैं, 25-30 बंदों को जो है रुपया 2000-4000 अपनी जेब में से भी खर्च करते हैं और नेता के आगे खड़े हो जाते हैं, हाँ जी नेताजी मैं 25 बंदे लेके आया हूं, हाजिरी लगाते हैं वहां पे। तो ये हाजिरी लगाने वाला जो सिस्टम हमारा है, ये बेकार सिस्टम है, ये डेमोक्रेसी को वीक करने वाला सिस्टम है। अगर डेमोक्रेसी को सरकार और केंद्र सरकार अगर चाहती है, और खुसूसन तौर पे मैं आपको कह दूं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतें जो है वो मजबूत हों, जम्मू कश्मीर के पंचायत के नुमाइंदों को उनका हक मिले। हमारे गृह मंत्री चाहते हैं कि उनका हक उनको जो है पंचों सरपंचों को मिले। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिशियन है, जो चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले हों, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंच सरपंच जो है वो इंपावर हो। वो चाहते हैं कि पंच सरपंच जो है वो हमारे पीछे फिरते रहे, और पंचों सरपंचों के हम लोग जो हैं वो ऐसे पॉलिटिकल उलझन में उनको डाल के रखें, और अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी में सरपंचों को सिर्फ हाथ डालें, और मीडिया में जे कहें कि जे सरपंच साहबान ने हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली, इस सरपंच साहबान ने हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। ये अपने पॉलिटिकल एजेंडे जो है वो सेट करने में लगे हुए हैं बड़े पॉलिटिशियन, हमारे पंचों सरपंचों के बारे में कभी नहीं सोचते। आप जर्नलिज्म में पिछले काफी अरसे से हैं, कभी आप मुझे ये भी चीज बता दे, कभी एक भी पॉलिटिशियन ने लेजिस्लेचर ने असेंबली के अंदर कभी किसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 73rd 74th अमेंडमेंट जो है वो लागू हो? कभी एक भी किसी लेजिस्लेचर में असेंबली में कहा कि पंचों सरपंचों की तनख्वाह होनी चाहिए, ऑनरेरियम होना चाहिए? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लेजिस्लेचर, मैं चैलेंज करता हूं मीडिया के माध्यम से तमाम ऐसे लेजिस्लेचरों को, ऐसे नेताओं को, कभी भी किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की बात कर रहा हूं जो जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल में जिन्होंने राज किया। उन्होंने कभी लेजिस्लेचर जो रहे हैं, उन्होंने असेंबली के अंदर या काउंसिल के अंदर कभी नहीं एक मर्तबा कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचों सरपंचों का ऑनरेरियम होना चाहिए, उनका मान सम्मान होना चाहिए, कभी नहीं कहा। तो क्या आपको लगता है कि आप जरूर उन पर टारगेट कर रहे हैं, जो एमएलएज रहे हैं, जो मिनिस्टर रहे हैं, जो स्टेट में अलग अलग पार्टीज में रहे, मगर क्या आप उनकी तरफ भी देख रहे हैं जो 25 सरपंच के रिप्रेजेंटेटिव बन के घूमते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार में कहीं ना कहीं कोई ओहदा मिल जाए, और जिस तरीके से वो 25 सरपंच को यूज करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा? बहुत अच्छा सवाल कहा।
देखो ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ अपने सेल्फ प्रमोशन के लिए लगे हुए हैं, लेकिन हमारे तमाम जम्मू कश्मीर के अंदर पंची सरपंच बड़े समझदार हैं, बड़े काबिलियत रखने वाले लोग हैं। मैं जनाब आपको दावे से कहता हूं हमारे पंचों सरपंचों के अंदर इतना दम है, इतनी काबिलियत है कि वो आने वाले दिनों में वो एमएलए भी बन सकते हैं, वो मंत्री भी बन सकते हैं, वो लोकसभा मेंबर भी बन सकते हैं, वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जहां भारत के अंदर आपको पता ही है कि एक 8वीं पास व्यक्ति भी जो है वो प्रधानमंत्री भी बने हैं और राष्ट्रपति भी हमारे बने हैं। तो इसलिए हमारे पंची सरपंची बड़े काबिल लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं, आप ठीक कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने सैकड़ों की तादाद में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो कवर की हुई हैं, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ऑनरेरियम की बात की तो अनिल शर्मा ने की। वाहैसियत ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट होने के नाते हमने आवाज दी जम्मू कश्मीर के अंदर कि जहां पंचों सरपंचों का ऑनरेरियम होना चाहिए। और 72 घंटे की भूख हड़ताल मैंने प्रेस क्लब के बाहर की थी, आपको याद है, मैंने की थी। और एक ही मुद्दा था कि पंचों सरपंचों को ऑनरेरियम होना चाहिए। और उसके बाद हमें दिल्ली बुलाया गया, और दिल्ली बुलाने के बाद जब हमने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ जो है बातचीत की, उस वक्त चिदम्बरम साहब जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे, और हमने जम्मू कश्मीर के अंदर पंचों सरपंचों के लिए ऑनरेरियम की शुरुआत की। हालांकि ये ऑनरेरियम जो हमें दिया जा रहा है बिल्कुल नाकाफी है। हमारे पंची सरपंची जितने भी हैं इस ऑनरेरियम के भरोसे नहीं बैठे, वो अपने जेब में से वो 10-10, 20-20 हजार रुपया जो है 30-30 हजार रुपया महीने का खर्च करते हैं, वो आवाम के लिए, अपने वोटरों के लिए, अपने लोगों के लिए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी पंची सरपंचेस हैं जिनकी जेब में भाई साहब एक पैसा नहीं होता, फूटी कोड़ी तक नहीं होती। उनको अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाना होता है, अपनी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाना होता है, तहसील हेडक्वार्टर पे जाना होता है, उनको किसी से पैसे ले लेके अपने घर में से पैसे निकाल के जो अपने बच्चों का उनके बच्चों का हिस्सा होता है, और बच्चों के पेट में से भी पैसे निकाल के अपने जो है वो लोगों की आवाम के लिए वो खर्च कर रहे हैं, किराया खर्च कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जिस तरीके से नए एलजी साहब आए हैं, क्या उम्मीद आप रखते हैं? और जिस तरीके से आपने कहा कि 73rd अमेंडमेंट जो है यहाँ पर लागू होना चाहिए, पंचायत और सरपंच को मजबूत करना चाहिए, उसकी क्या उम्मीद आपको लगती है? कहीं ना कहीं आपकी बात सुनी जाएगी कि ये सरकार भी उसी तरीके से काम करेगी जैसे पहले की कर रही है? देखिए, मैं आपको रंजीत जी कहूं कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। होप आदमी को नहीं छोड़नी चाहिए। हम पॉजिटिव लोग हैं, नेगेटिविटी हम में नहीं है। हम भरोसा करते हैं, हमें भरोसा है अमित शाह जी पे, हमें भरोसा है प्रधानमंत्री जी पे कि जहां पे इम्प्लीमेंटेशन जरूर होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो ब्यूरोक्रेट हैं वो कहीं ना कहीं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। अब नए हमारे एलजी साहबान आए हैं, जल्दी ही मैं उनके साथ मिलने वाला हूं, उनसे समय भी लेने वाला हूं, बैठकर उनके साथ जो है वार्तालाप भी करेंगे, अपनी दिक्कतें जो है वो भी कहेंगे उनको। और 73rd और 74th जो 1992 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्लियामेंट में हुई थी, उसको जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट करवाना ये मेरा फर्ज बनता है। और इसके लिए मैं लड़ाई जो है, जद्दोजहद जो है वो करता रहूंगा। जब भी होगा मैं 73rd और 74th अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में लागू जरूर करवाऊंगा, ये मैं आपको ढंके की चोट पे कहता हूं। और दूसरा, एलजी साहबान को हम ये भी गुजारिश करेंगे, पंचों सरपंचों का ऑनरेरियम भी बढ़ाया जाए, जहां हमारे जो सरपंचीज हैं उनको सीडीएफ जो है वो भी दिया जाए। और साथ ही साथ जो बैक टू विलेज प्रोग्राम है, बैक टू विलेज प्रोग्राम के लिए 25 लाख रुपया एक बैक टू विलेज के लिए हमें दिया जाए। ये तमाम मुद्दे जो है मैं एलजी साहबान के सामने आने वाले दिनों में रखना चाहूंगा। और 73rd 74th की बात स्पेशली हम लोग करेंगे। और गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हम बड़े आदर पूर्वक रिस्पेक्टफुली हम ये भी कह देंगे कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन जे 73rd और 74th अमेंडमेंट इंप्लीमेंट नहीं करती तो उसके लिए हम लोग उसके बाद रोडों पे भी जो है वो आएंगे, हम जो है मुजाहरे भी करेंगे और जद्दोजहद भी जो है वो जमीनी सतह पर करेंगे। आपने सीडीएफ की बात जरूर की। सीडीएफ की हिस्ट्री तो वैसे आप जानते ही होंगे किस तरीके से वो यूज होता है,
अगर अब मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिस तरीके से कश्मीर में हाल ही में जो किलिंग्स हुई हैं और आप लोग सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे थे, कहाँ तक वो मुद्दा पहुंचा है? क्या कहीं अभी भी आपको लगता है कि सिक्योरिटी की जरूरत है पंची सरपंच को, या क्या आपको लगता है कि उसके बाद जिस तरीके से जो 2-3 घटनाएं हुई उसके बाद क्या तब्दीली होगी? देखिए, आपने कहा सीडीएफ जो है वो कैसे यूज होता है। अभी तक पंचों सरपंचों को सीडीएफ तो मिला नहीं, इसलिए पंचों सरपंचों की तरफ से क्लियरिटी है कि वो साफ सुथरे हैं। रही बात जो बड़े नेता जिनके पास सीडीएफ था, चाहे हमारे ऑनरेबल एमएलसी थे, एमएलए थे, वो उनका जवाब वो देंगे। लेकिन जहां पे जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुद्दे हैं उनको हम उबारेंगे। पंची सरपंची के मुद्दे, पंचायतों के मुद्दों को ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है वो टाइम टू टाइम उबारती रहेगी। और जम्मू कश्मीर के अंदर बैक टू विलेज जिसकी आप बात कर रहे हैं, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड और फेज थर्ड, जहां पे जो है अच्छे तरीके से हो। और हम लोग तमाम पंचों सरपंचों को ये भी कहेंगे कि बैक टू विलेज का अरेंजमेंट अच्छे तरीके से किया जाए। और हम सरकार पे ये प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे कि हर एक पंचायत को 25 लाख रुपया एक बैक टू विलेज का दिया जाए। और 3 बैक टू विलेज जो हमारे 2 हो चुके हैं, 1 करवाने वाले हैं, इन 3 बैक टू विलेज का कम से कम 75 लाख रुपया जो है हर एक पंचायत को दिया जाए, ताकि हम लोग अपनी आवाम की, अपने लोगों की सेवा जो है वो कर पाए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अनिल शर्मा, ये और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने बेबाकी से सभी क्वेश्चंस का जवाब दिया। और इनका कहना है कि सरकार को सीरियस तरीके से सोचना चाहिए कि पंचेस और सरपंचेस को किस तरीके से एम्पावर किया जाए। और अगर ग्रास रूट पर आप डेमोक्रेसी को बढ़ाना चाहते हैं, डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, तो पंचेस और सरपंचेस का हाथ करना पड़ेगा।